ओके, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, कंपनी का एकीकरण। मुख्य रूप से इस टॉपिक्स में जो हम लोग को पढ़ना होता है, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अमलगमेशन होता क्या है। और अमलगमेशन में, चूंकि अमलगमेशन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक कंपनियां आपस में मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण करती है। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं, जैसे कि इसमें ट्रांसफरर कंपनी कौन है, ट्रांसफरी कंपनी कौन है। अब जब ये अमलगमेशन होता है तो बहुत सारे कंडीशन के आधार पर होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मतलब कुछ कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करते हैं और कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो सकता है नहीं हो, तो इसीलिए यहाँ पर दो मेथड हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें चूंकि अमलगमेशन हो रहा है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद रही है, तो यहाँ पर एक परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया जाता है। तो उसको परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के मेथड होते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद बहुत सारे बेसिक्स इसमें होते हैं, उन सभी पर हम लोग बात करेंगे। अमलगमेशन में इंटर करने से पहले कुछ टर्म है, जैसे कि आपका नाम सुनते होंगे एब्जॉर्प्शंस, रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं संलयन, पुनर्निर्माण, और एकीकरण। इन तीनों का मीनिंग अगर समझे तो सबसे पहले अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर लेती है, मतलब कि इसमें नई कंपनी का निर्माण नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी ए लिमिटेड है, एक कंपनी है बी लिमिटेड। बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को एक्वायर कर लिया और इस प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। अब आते हैं पुनर्निर्माण में। पुनर्निर्माण में भी अगर हम बात करें तो नई कंपनी का फॉर्मेशन नहीं किया जाता है, कोई नई कंपनी, न्यू कंपनी का फॉर्मेशन नहीं होता है। पुनर्निर्माण में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, और यहां पर दो कंपनियों की भी हम लोग बात नहीं करते हैं। जैसे एब्जॉर्प्शन में हमने दो कंपनियां बताई, क्योंकि एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रहा है, उसको खरीद ले रहा है। रिकंस्ट्रक्शन में एग्जिस्टिंग कंपनी में ही कुछ बदलाव होते हैं, जिसमें हम लोग दो चीजें बदलाव देखते हैं दो स्तर पर। एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, हम लोग बोलते हैं आंतरिक पुनर्निर्माण, और एक होता है एक्सटर्नल, जो आगे हम लोग अमलगमेशन के बारे में, चूंकि ये सिलेबस में बहुत डिटेल में पढ़ना है हम लोग को, आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, लेकिन जो कंपनी होती है उसी में बदलाव किया जाता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करने से क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी होती है एक नए रूप में मार्केट में आती है, जबकि इंटरनल में कुछ उसमें कुछ बदलाव वगैरह किए जाते हैं, उसके बाद ही वो कंपनी जो है कंटिन्यू रहती है। अब आते हैं यहां पर अमलगमेशन में, जो हमारा आज का टॉपिक मुख्य भी है। अमलगमेशन में क्या होता है कि दो या दो से, मिनिमम ध्यान रखिएगा, दो या फिर उससे ज्यादा कंपनियां आपस में मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण करती है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर हम एग्जांपल लें, तो मान लीजिए आपका दो कंपनी है, एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक है बी लिमिटेड। ये दोनों आपस से मर्ज होकर एक नई कंपनी का निर्माण करती है, जिसको यहां पर बोला जा रहा है सी लिमिटेड। तो ये न्यूली कंपनी है, न्यू कंपनी। अब यहां पर देखिएगा कि दो कंपनियां, दो या दो से अधिक कंपनियां आपस में मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण कर रही है, और ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है अमलगमेशन, एकीकरण। अब यहां पर देखिएगा, इसमें कुछ टर्म जो आपको ध्यान में रखना है। पहला ये कि इसमें कुछ कंपनियां जो होती है
ट्रांसफरर कंपनी और कुछ होती है ट्रांसफरी। तो जब दो कंपनियां आपस में मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण करती हैं, तो जो निर्माण नया कंपनी होता है वो ट्रांसफरी कंपनी, और ए लिमिटेड और बी लिमिटेड यहां पर जो है ट्रांसफरर कंपनी कहलाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगर इसको हिंदी में भी लिखिएगा तो हस्तांतरक कंपनी और एक ये जो होती है हस्तांतरी कंपनी कहलाती है। क्लियर यहां तक सभी को? अब यहां पर देखिएगा, जब कंपनियां अमलगमेशन को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जब कंपनी आपस में यहां पर अमलगमेट हो रही है और फिर एक नई कंपनी का निर्माण कर रही है, तो यहां पर देखिएगा दो कंपनी है, एक नया कंपनी का निर्माण हो रहा है। तो इन दोनों कंपनियों का जो अमलगमेशन में क्या होगा, इन दो कंपनियों का जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, एसेट्स को अक्वायर किया जाएगा या तो हो सकता है लाइबिलिटीज को अक्वायर किया जाएगा, जो कैपिटल वगैरह है उसका पेमेंट किया जाएगा, या फिर एक नए कंपनी अपने ही कंपनी में उनको शेयर होल्डर है उनको शेयर्स देगी। तो सारा कंडीशन के आधार पर डिपेंड करता है कि वो क्या क्या कंडीशन है, वो जो समझौते होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं इन कंपनियों के बीच के उस पर। और ये सारे जो समझौते होते हैं कंपनीज एक्ट 2013 का पालन करने के आधार पर होता है। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये जो अमलगमेशन का है लीगली प्रोसेस होता है। इसके अलावा आपको पता होगा कि इंडिया में ICI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं। तो जो अमलगमेशन से संबंधित जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो 14 है। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। ये तो कंपनीज एक्ट, जो भी कंपनीज एक्ट इफेक्टिव होगा, जैसे अभी इफेक्टिव है 2013, तो ये अभी लागू हो रहा है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि अमलगमेशन जो है किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से संबंधित है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो इसमें शामिल किया गया है, उसमें भी वही मेथड बताया गया है किस तरह से एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर करती है, उसके नई कंपनी का जो निर्माण होता है उसमें मेथड्स क्या होते हैं, पर्पस क्या होता है, उन सारी चीजों को इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया। और उसी चीज को हम लोग यहां पर आगे स्टडी करेंगे एक एक करके। क्लियर है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है अमलगमेशन से संबंधित है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक चीज और यहां पर ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहां पर कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि परचेस कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन का मतलब आप समझे होंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर पढ़े होंगे 1872, आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन ये पढ़ना होता है बीकॉम वगैरह में, या फिर नेट JRF वगैरह तैयारी किए होंगे वहां पर। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो प्रोविजंस है उसमें एक टर्म उपयोग किया जाता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का एक सीधा सा मीनिंग अगर लिखें तो इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। डोनेशन, चैरिटी, फ्री में गिफ्ट वगैरह सब कंसिडरेशन के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि यहां पर वन साइडेड यूनिलैटरल ट्रांसफर होता है, वन साइडेड। क्योंकि डोनेशन कोई किसी को दे रहा है तो उससे अपेक्षा नहीं रखता है कि वो भी हमको कुछ देगा। आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो उससे अपेक्षा नहीं रहती है कि वो हमें मिलेगा। ये वन साइडेड ट्रांसफर होता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर।
लेकिन कंसिडरेशन में बोथ साइड होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न, बोथ साइड से भी। जैसे कि ए बी को टेबल देता है और बी जो है उसके बदले 500 रुपया देता है, तो बोथ पार्टीज का कंसिडरेशन क्या है? ए का कंसिडरेशन यह है कि वह बी को 500 रुपया दे रहा है, और सॉरी मतलब ये जो एग्जांपल यहां पर देखिएगा फिर से, ए टेबल बेचा बी को और बी ने उसके बदले 500 रुपया दिया, तो यहां पर दोनों का कंसिडरेशन है, क्योंकि टेबल के बदले 500 रुपया दिया जा रहा है, तो ए का कंसिडरेशन है कि वो टेबल दे रहा है और बी का कंसिडरेशन है कि वो ए को 500 दे रहा है। तो इसी को बोलते हैं यहां पर समथिंग इन रिटर्न। दोनों पार्टी से, एक टेबल दे रहा है तो एक 500 रुपया दे रहा है, इसी को समथिंग इन रिटर्न कहते हैं। और जैसे कि हमने बताया गिफ्ट या फिर जो डोनेशन या उपहार या कुछ भी बोलिए उसको, तो यहां पर वन साइड ट्रांसफर होता है, इसको यूनिलैटरल भी कहा जाता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर। अगर आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे तो वहां पर देखे भी होंगे। अब यहां पर कंसिडरेशन शब्द का हमने उपयोग यहां पर क्यों किया है, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे। क्योंकि यहां पर देखिए दो कंपनियों आपस में मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण कर रही है, जो कि बिल्कुल न्यू कंपनी होगी। तो इस कंपनी के जो एसेट्स होंगे लाइबिलिटीज होगा, इस कंपनी का भी अपना एसेट्स होगा लाइबिलिटीज होगा। लाइबिलिटीज का पे ऑफ करना है, एसेट्स को यहां पर हो सकता है कि एक्वायर करेगी या फिर उसको बेचकर पे ऑफ किया जाएगा, इसमें भी वही चीज होगा। तो न्यू कंपनी जितनी भी ट्रांसफरर कंपनी उसको एक्वायर कर रही है, तो उसके बदले उनको जो पेमेंट करना होता है, आगे पेमेंट का मेथड बताएंगे, कहीं कहीं लमसम भी होता है। लमसम का सीधा सा मतलब रखिए कि हम इसके लिए 5 करोड़ है, इसके लिए 10 करोड़ 15 करोड़ में डील होता है, तो ये लमसम हो गया। इसके और भी मेथड होते हैं, ये तो एक लमसम हो गया जो रियल लाइफ में देखने को अधिकतर मिलता है। बाकी और बहुत सारे मेथड होते हैं जो फार्मूला के आधार पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो आगे देखेंगे भी। तो 15 करोड़ इन कंपनियों को देना ही क्या कहलाएगा यहां पर? कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन। यहां पर दोनों तरफ से, दोनों साइड से यहां पर एसेट्स ही एक्वायर करेगा और उसके बदले कुछ पेमेंट करेगा, लाइबिलिटीज का पे ऑफ करेगा, तो दोनों तरफ से रिटर्न हो रहा है, समथिंग रिटर्न। तो इसीलिए यहां पर जो कंसिडरेशन होता है कंपनी को एक्वायर करने के बदले जो कंपनी को, वर्ल्ड कंपनी को दिया जाता है न्यू कंपनी के द्वारा, उसी को कंसिडरेशन यहां पर कहा जाता है। इसी को पीसी, परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है। तो ये सारे टर्म थे जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहला टर्म है एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी। फिर कंपनीज एक्ट 2013 का पालन किया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 का फॉलो किया जाता है। कंसिडरेशन क्या है यहां पर? तो एक न्यू कंपनी जो ओल्ड कंपनी को एक्वायर करने के बदले कुछ पेमेंट करती है, उसी को परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न। गिफ्ट और जो यूनिलैटरल ट्रांसफर होता है वो कंसिडरेशन नहीं होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सुरभि, आपको कोई डाउट है? हेलो, हाँ बोलिए। सर मेरा नेट एक्चुअली कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, मैं पेज ज्वाइन कर पाई, इसलिए मैं नहीं समझी। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अमलगमेशन का मतलब सीधा से रखिए कि दो एग्जिस्टिंग कंपनी आपस में मिलकर एक न्यू कंपनी का निर्माण करती है। जैसे कि एग्जिस्टिंग कंपनी हम यहां पर मान के चले थे कि आपका ए और बी एग्जिस्टिंग कंपनी, एक नया कंपनी सी लिमिटेड बनता है, तो यही अमलगमेशन है। और सी कंपनी नई कंपनी बनी, उसके बदले कुछ पैसे दिए जाएंगे, मतलब उसके बदले कुछ दिए जाते हैं। पैसे ही नहीं जरूरी है, वहां पर शेयर्स वगैरह, डिवेंचर्स वगैरह भी शेयर होल्डर को दिया जाता है या डिवेंचर होल्डर को, तो इसी को परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है। बस इतना ध्यान रखिए, ये रूल जो पालन किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग पालन किया जाता है। बाकी आप फिर से उसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। रिकंस्ट्रक्शन एक बार और बताना है।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन बिल्कुल नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग चीज है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने बताया आईसीआई जारी करती है। अभी तक टोटल 32 के लगभग जारी किया गया है, जिसमें कि करीब अभी 28 के लगभग जो इफेक्टिव है, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 भी आता है। ये कंपनीज एक्ट तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, जो कंपनी अफेयर्स है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स है, जो भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री है आपका, उसी के अंतर्गत ये संसद में, पार्लियामेंट में ये एक्ट बनता है, तो वो अलग हो गया आपका। हाँ, इसमें अगर पूछा जाए कौन सा सेक्शन इफेक्टिव है, तो इसमें सेक्शन एक आता है 230, जिसमें कि बहुत सारे डिफाइन किए गए हैं कि समझौते वगैरह, एग्रीमेंट वगैरह कैसे होते हैं, उन चीजों को। अब यहां पर जो आगे हम लोग यहां पर अब पढ़ेंगे कि अमलगमेशन जो एकीकरण होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसके डिमेरिट क्या है, लाभ और दोष इसको हिंदी में बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका दो कंपनी ए प्लस बी मिलकर एक सी लिमिटेड कंपनी बनाया। इससे बेनिफिट क्या होगा कि कंपटीशन कम होगा, क्योंकि यहां पर यह भी हमने बताया कि दो या दो से अधिक कंपनी, मान लीजिए 4-5 कंपनी आपस में मिलकर ये फॉर्म करती है, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि मार्केट में जो कंपटीशन बहुत सारी कंपनियों के बीच में था, वो कंपटीशन कम हो जाता है। कंपटीशन यहां पर कम होता है, प्रतिस्पर्धा जो होती है वो कम हो जाती है। दूसरा ये बेनिफिट होगा टेक्नोलॉजी और बाजार मार्केट में विस्तार होगा, ब्रॉड एयर होगा। मान लीजिए जैसे कि अभी देखिएगा एसबीआई को ही देखिए, एसबीआई के वहां पर ध्यान रखिएगा, वो नई कंपनी के रूप में नहीं, हम बस एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं। एसबीआई के जितने भी, वो एब्जॉर्प्शन का एक केस था, एसबीआई का जितने भी कंपनियों का था, एसबीआई में जितने भी इसके एसोसिएट्स थे, और भारतीय महिला बैंक, ये बैंकिंग में आप लोग सबको पढ़ा चुके हैं, भारतीय महिला बैंक और जितने भी एसबीआई के एसोसिएट्स थे, उन सबका मर्ज कर दिया गया एसबीआई में। इसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। इसको करने से क्या हुआ कि एसबीआई का जो विस्तार हो चुका है, और एसबीआई जो है भी वर्ल्ड का सबसे अधिक ब्रांचेस वाला बैंक है। तो बोल सकते हैं कि दो के मिलने से एक नई कंपनी का जो फॉर्म हो रहा है, तो उससे वहां पर मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी है, मार्केट है, एक बिग मार्केट मिलता है, बिग अपॉर्चुनिटी मिलता है, कंपटीशन भी यहां पर कम हो जाता है। तो ये सारे इसके फायदे होते हैं। डिमेरिट में भी बहुत सारे इसके डिमेरिट हैं। अगर हम कस्टमर्स के बिहाफ पर देखा जाए ना, तो मान लीजिए आपके पास 3 विकल्प है, ए बी सी, 3 विकल्प है, तीनों गुड्स बनाते हैं। मान लीजिए एक्स टाइप का गुड्स बनाते हैं, कंज्यूमर जो कस्टमर इसको खरीदता था 3 कंपनियों के रहने से, तो उन्हें सस्ते में मिल जाता था, क्योंकि तीनों में कंपटीशन था। अब ये तीनों मिलकर एक नई कंपनी बना देते हैं, डी लिमिटेड। तो बिल्कुल है, स्वाभाविक है कि इस वस्तु का दाम जो है बढ़ जाएगा, जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इनका तो आइसोलेशन हो जाएगा। मतलब कि आइसोलेशन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए दूसरे कंपटीटर भी हैं, फिर भी अगर आइसोलेशन का केस है तो वो तो अपने अनुसार रखेगा, और अगर मान लीजिए कुछ और कंपनियां हैं तो भी दाम इसके बढ़ जाते हैं। जैसे कि अभी देखिए जियो कंपनी ने क्या किया कि इतने सस्ते जो नेट वगैरह शुरू में उपलब्ध कराया, फ्री में, सबको फ्री में नेट देंगे। ऐसा वो जाल बुना कि जितने उस समय के टेलीकम्युनिकेशन जितनी भी कंपनियां थी, सब की सब धाराशायी होगी, सिर्फ एक एयरटेल को छोड़ दिया जाए तो। आज देखिए जियो का जो प्लान है कितना महंगा हो चुका है दूसरे कंपनियों के मुकाबले भी। तो कुछ ही कंपनियां अभी बस बनी हुई है मार्केट में, जो फ्री में मिलता था महंगा हुआ, पैसा देना पड़ा, फिर धीरे धीरे और महंगा हुआ, अभी और उसके प्राइस बढ़ते रहते हैं। तो ये चीजें होती है आपका बहुत सारी कंपनियों के चले जाने से। क्लियर यहां पर? तो ये इसका एक डिमेरिट है। दूसरा इसका डिमेरिट में अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में, जैसे कि मान लीजिए यहां पर ए बी
सी और डी, ये 4 कंपनियां मिलकर एक नया कंपनी एक्स लिमिटेड बनाती है। तो इनके जो प्रबंधक होंगे, जो मैनेजमेंट होगा, उसमें हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन सही से न हो, कोऑर्डिनेशन सही से न हो। अभी भी देखिएगा भारत में बहुत सारे बैंकों का, बहुत सारे नेशनलाइज्ड बैंकों का मर्ज करके एक मर्ज कर दिया गया है, लेकिन नया बैंक नाम नहीं दिया गया है। मतलब कि उनका भी चल रहा है, सबका मर्ज हो गया है सब, लेकिन वो उसी रूप में चल रहे हैं। हर कोई का अपना प्रबंधक है, मैनेजमेंट है। अगर आपस में सहयोग नहीं रहेगा तो सही से वो कंपनी, बैंक नहीं चल पाएगी। तो एक यहां पर ये भी डेमेरिट देखने को मिलता है। क्लियर है? इसमें और डिमेरिट में अगर देखा जाए तो ये जो पूर्ति, मान लीजिए जो भी गुड्स वगैरह, गुड्स से संबंधित ज्यादातर जो है ना, इनका आइसोलेशन हो जाना, आइसोलेशन नहीं भी बोल सकते हैं, तो फिर भी मार्केट में इनकी पकड़ बढ़ जाती है। जो सप्लाई किया जाता है गुड्स वगैरह का, उसमें भी इनकी पकड़ हो जाती है, उनकी कंट्रोल हो जाता है। अभी देखिए जियो का, आपके पास विकल्प नहीं, एक विकल्प है यहाँ पर आपके पास एयरटेल का और बीएसएनएल की स्थिति तो आप जानते ही है। तो महंगे होते हुए भी जियो का लोग जो है यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी मार्केट में पकड़ हो चुकी है। इसके कंज्यूमर बहुत सारे लोग अपने जो है चेंज नहीं कर सकते हैं, और जहां पर जो सर्विसेज है वो उपलब्ध नहीं है, तो मजबूरी में इनको ही उपलब्ध करना पड़ेगा, तो पकड़ बढ़ जाती है। तो इसीलिए यहां पर डिमेरिट के रूप में देखा जाता है, और मेरिट में हमने ये चीजें डिस्कस किया। अब यहां पर कुछ आपके डाउट थे, जैसे कि यहां पर बोल रहे हैं सर कि एक रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि जैसे कि आपने अमलगमेशन में देखा कि एक नई कंपनी का फॉर्म होता है, कुछ एग्जिस्टिंग कंपनी, जैसे कि ए और बी एग्जिस्टिंग कंपनी है, मतलब कि ये पहले से विद्यमान है। ये विद्यमान कंपनी आपस में मिलकर एक नया कंपनी, मान लीजिए आपका डी लिमिटेड बनाती है, तो ये अमलगमेशन हुआ। अब देखिए रिकंस्ट्रक्शन में सबसे पहला तो नया कंपनी नहीं बनती है, न्यू कंपनी यहां पर फॉर्म नहीं करता है। जो एग्जिस्टिंग, जो विद्यमान कंपनी है, वही अपने में, जैसे कि हम बात कर लेते हैं आपका एक्स लिमिटेड का। एक्स लिमिटेड अपने कैपिटल में बदलाव करता है, अपने जो एसेट्स है या फिर जो वैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन करता है, लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करता है, क्योंकि उसकी कंपनी सही से नहीं चल रही थी। तो ये सारे रीवैल्यूएशन होने से एक नए कंपनी का वहां पर, जिसको इंटरनल बोल सकते हैं, इंटरनल जो रिकंस्ट्रक्शन इसको कहा जाता है। और मान लीजिए इसका जो बिजनेस है उसमें बदलाव कर दिया गया। एक्स लिमिटेड चल रही है, इसी के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन अब वो चाहती है कि हम कपड़े का बिजनेस कर रहे थे, अभी चूंकि मार्केट में जो है आपका जूते की डिमांड है, तो हम जूते का बिजनेस करेंगे, तो अपना रिफॉर्म कर लिया, एक नए तरीके से वो पेश हो रही मार्केट में। तो एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में आता है, लेकिन कंपनी वही है, सिर्फ उसमें आंतरिक या फिर बाह्य बदलाव हो रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन। और एब्जॉर्प्शन भी हमने देखा था, एब्जॉर्प्शन, जैसे कि अभी हमने एसबीआई का एग्जांपल लिया था। इसमें क्या होती है कि जो इसमें भी एक एग्जिस्टिंग कंपनी होगा, जैसे एक एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड ने खरीद लिया। वाई लिमिटेड एग्जिस्टिंग, मतलब कि ये एग्जिस्टिंग, ये भी कंपनी है। यहां पर भी देखिएगा एब्जॉर्प्शन में भी न्यू कंपनी का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें भी एग्जिस्टिंग कंपनी है ये, और ये भी एग्जिस्टिंग कंपनी है, और इस एग्जिस्टिंग कंपनी मतलब वाई ने एक्स लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। अब वाई लिमिटेड कंटिन्यू चलेगी, जैसे कि एसबीआई ने अपने सारे एसोसिएट्स को और भारतीय महिला बैंक को एक्वायर कर लिया, एसबीआई अब चल रही है, एसबीआई में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, तो इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? हाँ, उसको बोल सकते हैं कि कुछ कंपनियां अमलगमेट होके एक नई कंपनी बनाई। AS14 आईसीआई के द्वारा बहुत सारे मानक, जैसे कि बिजनेस जो होता है उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, आपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वगैरह सब पढ़ा होगा,
जो बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कि स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। उसी तरह भारत में बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, मानक बनाए गए हैं, जो बिजनेस के द्वारा उपयोग किया जा सके। अब कल्पना कीजिए कि हर एक बिजनेस का अगर अकाउंटिंग जो किया जाता है वो अलग अलग हो, बिल्कुल अलग हो, उसका ये है, उसका वो सिस्टम है। कुछ चीज का पालन करना अनिवार्य होता है, जिससे कि अगर एक पैटर्न फॉलो करके पूरा का पूरा अकाउंटिंग किया गया है, बैलेंस शीट और एक पीएनएल अकाउंट बनाए गए हैं, तो उसको समझने में आसानी होती है। तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड या मानक, जो उसके लिए हम लॉ नहीं बोल रहे हैं, लॉ तो अपनी जगह पर है, लॉ अलग चीज होता है, ये मानक तय किए जाते हैं। और ये मानक बनाने का अधिकार भारत सरकार ने आईसीआई को दिया है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कि एक यूनिलैटरलिटी दिखा, मतलब कि एक तरह से एकता दिखती रहे, कि मतलब एक पैटर्न दिखता रहे, कि सिमिलरिटी दिखता रहे, और उस चीज को पालन करवाने का काम करता है आईसीआई। तो आईसीआई ने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए, मानक बनाए हैं। उसी में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है, जो कि अमलगमेशन से संबंधित है। अब अमलगमेशन होगा, हर कंपनियां अपने अपने तरीके से, अमलगमेशन भी ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू लॉ होगा, लेकिन जब इसका अकाउंटिंग किया जाएगा, मेथड का पालन किया जाएगा, तो किन चीजों का, तो वहीं पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 को फॉलो किया जाता है। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। अब यहां पर मेरिट और डिमेरिट हमने यहां पर आपको बताया, बेनिफिट्स क्या है, इसका डिमेरिट क्या है। अब यहां पर आते हैं, अगला जो है वह है आपका जो अमलगमेशन होता है उसके मेथड्स। मेथड्स, इसमें दो तरह से अमलगमेशन किया जाता है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। क्लियर है? हिंदी में इसको बोलते हैं विलय के स्वभाव का एकीकरण और एक क्रय के स्वभाव का एकीकरण। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, और एक होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। हिंदी में यहां पर लिख लीजिएगा, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में लिख लीजिएगा विलय के स्वभाव का एकीकरण, विलय के स्वभाव का एकीकरण, और इसको लिखते हैं क्रय के स्वभाव का एकीकरण। नोट किए? अब आपके मन में सवाल उठाइए, किस आधार पर मेथड बताया जा रहा है। जैसे कि अमलगमेशन होगा ना, तो ए और बी कंपनी आपस में मिला और एक नए कंपनी सी बना, तो ए और बी बोलेंगे ना कि हमारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको आपके कंपनी में शेयर्स या फिर जो भी आपका बॉन्ड से डिवेंचर से उनको देना पड़ेगा। हमारे जितने भी एसेट्स हैं उस सारे के सारे एक्वायर करने होंगे, सारे के सारे लाइबिलिटीज एक्वायर करने होंगे। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि ये चीजें बता रही है कि किस कंडीशन के आधार पर जो अमलगमेशन किया जा रहा है, और उसी आधार पर ये दो मेथड होते हैं। अगर अमलगमेशन जो है, यहां पर हम 5 कंडीशन बताएंगे, इन 5 कंडीशंस का पालन करते हुए अमलगमेशन हुआ तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कहा जाता है, विलय के स्वभाव का एकीकरण।
कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि अभी हमने बताया उसी टाइप का। इसमें तो हो सकता है कि आप, ये भी हो सकता है कंडीशन का पालन नहीं किया गया हो। अब सवाल उठता है कि कितने कंडीशन का पालन नहीं हुआ, 1 या 2 या 3 या 4, तो उससे कोई मतलब नहीं है कि अगर इन 5 कंडीशन में से कोई एक भी या फिर सारे के सारे या फिर 3 या 4 पालन नहीं किया जाता है। 5 कंडीशंस में से किसी एक या सारे का पालन नहीं किया जाता है तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। तो मतलब कि हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि वो 5 कंडीशन क्या है। अगर इन कंडीशंस का पालन, ध्यान रखिए, इन सारे मतलब 5 के 5 पांचों का पालन करना होगा, तभी ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। और अगर पालन नहीं होता है कोई एक का या फिर सारे का नहीं, तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, क्रय के स्वभाव का एकीकरण तब माना जाएगा। अब वो कंडीशन क्या क्या है उसको हम लोग यहां पर देखते हैं। कंडीशन हम यहां पर नहीं लिख रहे हैं, और ये ध्यान रखिएगा, ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में ही बताया गया है, जो आईसीआई के द्वारा जारी किया गया है। यहां पर ध्यान रखिएगा, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्चेज को पूलिंग इंटरेस्ट मेथड भी कहा जाता है। पूलिंग इंटरेस्ट मेथड। अब यहां पर सवाल उठता है कि कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिसका पालन करना, अगर पालन किया जाता है तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा। तो पहला कंडीशन, जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है ट्रांसफरर कंपनी का, ध्यान रखिएगा, ये अगर नहीं समझे ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी तो ये कंडीशन भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम प्रारंभ में ही बताया था। ए और बी मिलकर एक सी नई कंपनी का निर्माण करते हैं, ये न्यू कंपनी है। तो ये जो नया कंपनी ये ट्रांसफरी REE, जैसे कि बेलर और बेली होता है ना, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, तो बेलर और बेली, पेयर और पेई, तो वहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट बताया जाता होगा कि जिसके लास्ट में ई है, मतलब कि उसके पास वो चीजें हैं, पहुंची या फिर उसको दिया गया, और वो आर लगाया जाता है, तो वहां पर समझिए कि आपका कि वो देने वाला है। तो जैसे कि यहां पर हम ट्रांसफरर OR यहां पर लगा, तो OR लगा तो ये देने वाला है, और जबकि REE ये प्राप्त करने वाला है। तो उसके आधार पर यहां पर आप याद रख सकते हैं, ट्रांसफरर मतलब कि ये अमलगमेट हो रहा है ना सी में, मतलब कि उससे मिलकर आपस में एक नया कंपनी बना रहे हैं, तो ये देने वाला है, और लेने वाला कौन है यहां पर REE, ट्रांसफरी। तो यहां पर देखिए, और ये स्वाभाविक भी है, एसेट्स लायबिलिटीज किसको दिया जाएगा, सी को, ट्रांसफरी को ही दिया जाएगा। तो जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं ट्रांसफरी कंपनी का, और कंपनीज मतलब एक हो या चाहे जितने भी, मतलब कि जितने भी कंपनीज हैं, बिफोर अमलगमेशन शुड बिकम द एसेट्स लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, मतलब कि हम यहां पर लिख दे रहे हैं, ट्रांसफरर में A+B होगा और ट्रांसफरी में C। अगर A और B का जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं अमलगमेशन होने से पहले C का, ट्रांसफरी कंपनी का अगर वो बन जाता है, तो ये पहला कंडीशन का पालन होता है। दूसरा कंडीशन है शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। जैसे कि आपको पता होगा कि मान लीजिए एक शेयर्स है, एक शेयर्स का वैल्यू 10 रुपया है, तो उसमें हो सकता है शेयर होल्डर ने, जो आपको पता है कि 10 रुपया एक ही बार में नहीं लिया जाता, इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है, उसमें से हो सकता है कि 90% से कम से कम 90% जो पे कर चुके हैं शेयर होल्डर फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर्स के केस में, द ट्रांसफरर कंपनी एक्सक्लूडिंग प्रोपोर्शन हेल्ड बाय ट्रांसफरी कंपनी शुड बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। मतलब कि जिन इक्विटी शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स का 90% फेस वैल्यू का पेमेंट कर चुके हैं, वो ट्रांसफरी कंपनी के
शेयर होल्डर बनेंगे। ये दूसरा कंडीशन हुआ। तो यहां पर हम सी लिमिटेड लिख दे रहे हैं और ट्रांसफर कंपनी ए प्लस बी, ये एक ब्रैकेट में लिखा हुआ, इसका मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे कि ये कंपनी बन रही है तो हो सकता है कि पहले से ही उसमें कुछ शेयर होल्डर यहां पर उस ट्रांसफरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए होंगे, तो उसको यहां पर एक्सक्लूड किया गया है, ध्यान रखिएगा, उसको शामिल नहीं किया गया है। छठा यहां पर द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब आप बता चुके हैं क्या होता है। द कंसिडरेशन पेबल टू द एबव मेंशन्ड शेयर होल्डर शुड बी डिस्चार्ज बाय द ट्रांसफरी कंपनी, मतलब कि जितने भी शेयर होल्डर को पेमेंट करना है कंसिडरेशन, वो सारा का सारा पे ऑफ हो चुका है बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड कैश कैन बी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स। क्लियर है। तो ये तीसरा कंडीशन का पालन होता है, मतलब कि ट्रांसफरी कंपनी मतलब सी कंपनी ने जो कंसिडरेशन के रूप में जितना भी ए और बी के बारे में बताया गया वो इशू ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स देकर उनका सारा पे ऑफ कर दिया, और कैश कैन बी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स। तो ये तीसरा कंडीशन हुआ। चौथा कंडीशन यहां पर है द बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफर मतलब कि सी या कंपनीज इज इंटेंडेड टू बी कैरी ऑन बाय द, सॉरी ये ट्रांसफरर कंपनी है ए प्लस बी। चौथा कंडीशन में सीधा लिख दिया है कि ए और बी का जो बिजनेस था, सी मतलब जो ट्रांसफरी कंपनी वही बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, सेम बिजनेस को। अगर मान लीजिए इनका क्लोथ का बिजनेस था, ये क्लोथ का बिजनेस ही कर रहा है, तो ये चौथा कंडीशन हुआ। पांचवा कंडीशन है नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड टू बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी या कंपनीज व्हेन दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी एक्सेप्ट टू इंश्योर इनफॉर्मेलिटी ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज। मतलब कि जैसे कि हम लोग बुक वैल्यू क्या होता है, जैसे बैलेंस शीट है 31 मार्च 2020 को ए लिमिटेड के एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो वैल्यू दिख रहा है उसी बुक वैल्यू पर ट्रांसफर हुआ है और उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जा रहा है। हाँ, अकाउंटिंग पॉलिसीज ही अगर कहते रही है कि नहीं उसका पालन करना पड़ेगा, जैसे कि कुछ वैल्यूएशन करते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक का, तो मार्केट वैल्यू और जो कॉस्ट प्राइस है उन दोनों में जो लेस होता है उसके आधार पर, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज का पालन करने की वजह से उसमें हो सकता है एडजस्टमेंट करना पड़े। उसको छोड़कर बाकी जितने भी ट्रांसफर कंपनी के जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं किया गया है, उसी बुक वैल्यू पर ट्रांसफरी कंपनी में दिखाया गया है। तो ये 5 कंडीशन है। अगर इन 5 कंडीशन का पालन करते हुए, इन 5 कंडीशन का पालन करते हुए मर्ज अमलगमेशन हो रहा है तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कहलाएगा। इसको इंटरेस्ट पूलिंग मेथड भी कहा जाता है। अब एक बार और आप लोग इसको पढ़ लीजिए। सी पॉइंट में सीधा है कि जैसे कि हमने यहां पर दूसरा पॉइंट को देखिए, दूसरा पॉइंट में हमने बोला कि जो 90% कम से कम पे कर चुके हैं उन्हीं शेयर होल्डर को ट्रांसफरी कंपनी अपने यहां शेयर्स देगी। अब मान लीजिए 90% से कम जिनका है, जिनको इक्विटी शेयर्स इशू किया गया था 90% से कम वो अभी तक पेमेंट किए हैं, उनका क्या होगा? तो उनको जो इक्विटी शेयर्स जो मतलब जो उनका कंसिडरेशन है उनको पेमेंट किया जा चुका है और जो कैश में भी आपका पेमेंट उनको किया जा चुका है। तो जो भी आपका कंडीशंस हुआ कि 90% से जो कम पेमेंट हुए हैं, कम पेमेंट हुआ है फेस वैल्यू का, तो उनके लिए भी तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। तो उनका कंसिडरेशन क्या है, कैश में या फिर जो भी लम सम है वो सारा पेमेंट हो चुका है। वही तीसरा कंडीशन है।
अब क्लियर है यहां पर? इससे शॉर्ट और कुछ नहीं होगा, सबसे शॉर्ट यही है। ये इसमें ऐसा थोड़े कुछ हम लोग कर सकते हैं। हाँ, अपने याद रखने के लिए रख सकते हैं कि जैसे कि पहला कीवर्ड के रूप में, कि जैसे कि यहां पर पहला कंडीशन में है कि लाइबिलिटीज एसेट्स इज इक्वल टू, मतलब ट्रांसफरी कंपनी का एसेट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू ट्रांसफर कंपनी, मतलब ट्रांसफर कंपनी का जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है ट्रांसफरी कंपनी का होगा। 90% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब उनको शेयर्स दिए जाएंगे ट्रांसफरी कंपनी में, और जिनको कंसिडरेशन देना है तो इक्विटी शेयर्स और जो कैश के रूप में उनको लमसम पेमेंट किया जाएगा। फिर इसमें आपका जो बिजनेस है ट्रांसफरर कंपनी का, वो बिजनेस बनेगा ट्रांसफरी कंपनी का, और जो बुक वैल्यू में दिखाया गया है वही बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रांसफरी कंपनी में। सिर्फ जो अकाउंटिंग पॉलिसीज का पालन करते हुए हो सकता है उसमें एडजस्टमेंट करना पड़े, तो अदरवाइज एडजस्टमेंट नहीं करना है। तो ये 5 कंडीशन। अब यहाँ पर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस क्या होता है? तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में ये होता है कि इन 5 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन या सारे के सारे कंडीशन का पालन नहीं किया गया तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज कहा जाता है। बस इसमें इतना ही याद रखना है, मतलब सबसे सिंपल इसी को याद रखना है कि कंडीशन का पालन नहीं किया गया तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, 1 या 2 या 3 या सारे, तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। क्लियर है? फिर यहां पर देखिएगा, हम हिंदी, बहुत सारे छात्र हिंदी में भी इसको पढ़ेंगे, तो हिंदी में भी हम नोट्स पीडीएफ देंगे, उसमें भी रहेगा। अब यहां पर डिफरेंशिएट किया गया है कि किस तरह से, जैसे कि इसको एक बार देख ही लेते हैं। इन द केस ऑफ मर्जर और इन द केस ऑफ परचेस। अब यहां पर देखिए कि देयर इज अ जेन्युइन पूलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, मतलब कि पहला जो पॉइंट है ये बता रहा है कि जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होंगे ट्रांसफर कंपनी का, वो ट्रांसफरी कंपनी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बनेंगे। क्लियर है? जबकि परचेज में ये नहीं होगा, कंटिन्यू नहीं करेंगे। दूसरा है आपका एसेट लाइबिलिटीज एंड रिजर्व ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी आर रिकॉर्डेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी एट बुक वैल्यूज। बुक वैल्यू मतलब कि जैसे भी हमने यहां पर बताया था कि ए लिमिटेड का 31 मार्च 2022 को बुक वैल्यू में जो दिख रहा था वही रिकॉर्ड करेगा ट्रांसफरी कंपनी, और उसी तरह बी लिमिटेड का तो सी लिमिटेड के द्वारा सेम रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, जबकि परचेज मेथड में ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? ये ज्यादातर परचेज मेथड में या तो ये अपने कंडीशन के आधार पर रिकॉर्ड करते हैं, या फिर वो बताते हैं कि हम इतना में इसको खरीदेंगे, और या फिर जो उनका पेमेंट है उसी के आधार पर यहां पर किया जाता है। तीसरा यहां पर है पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में जो दिखेगा आपका द बैलेंसेस ऑफ पीएनएल अकाउंट ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी एग्रीगेटेड विद द बैलेंस ऑफ द पीएनएल अकाउंट ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, मतलब कि यहां तक कि पीएनएल अकाउंट का जो बैलेंसेस है वो ट्रांसफरी कंपनी में वो दिखाया जाता है। मतलब ए और बी का जो भी पीएनएल अकाउंट में दिख रहा है वो सी का अकाउंट में दिखेगा, जबकि इन द नेचर ऑफ परचेज में इंक्लूड नहीं किया जाता है। जितने भी रिजर्व्स हैं, कैपिटल है, रेवेन्यू, वही चीज को यहां पर देखिएगा, वही चीज को बार बार बता रहा है। हमने एसेट्स लायबिलिटी बोल दिया, वही चीज को बार बार ये रिपीट करना है, इसको मतलब कि सिंपल भाषा में समझने के लिए। तो जितने भी रिजर्व्स हैं, कैपिटल है, वो सारे के सारे ट्रांसफरी कंपनी में दिखाए जाएंगे जो ट्रांसफर कंपनी का था। इसमें सिर्फ जो स्टैट्यूटरी जो रिजर्व है, जैसे कि आपका कुछ जो रिजर्व बनाए जाते हैं ना, लीगली बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका इंप्लॉइज बेनिफिट फंड्स, इंप्लॉइज के लिए बहुत सारे बेनिफिट फंड्स बनाए जाते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू लॉस वो कंपलसरी होता है हर कंपनी के लिए। तो जो वैधानिक संचय है वही एक्वायर करती है ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर कंपनी से, बाकी सारे रिजर्व को छोड़ नहीं करती है। फिर 5वां पॉइंट है जो बिजनेस होता है ट्रांसफरर कंपनी का वही ट्रांसफरी कंपनी का बिजनेस होता है, जबकि ऐसा इसमें नहीं होता है। जितने भी एसेट्स होते हैं ट्रांसफर कंपनी का वही चीज वो रिपीट कर रहा है, इसमें ऐसा नहीं होता है। परचेज कंसीडरेशन जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है
शेयर्स इशू करके परचेज कंसिडरेशन, जबकि इन द नेचर ऑफ परचेज में परचेज कंसिडरेशन जो है मार्केट प्राइस के आधार पर तय किया जाता है कि उसको कितना पेमेंट करना है। तो ये सारे डिफरेंसेस थे और क्या क्या 7 पॉइंट के माध्यम से हम लोग पूलिंग इंटरेस्ट मेथड, मर्जर मेथड में और परचेज मेथड में हैं, और डिफरेंसेस भी क्या है उन सभी को हमने यहां पर बता दिया है। अब इसमें अगला जो टॉपिक है परचेज कंसिडरेशन, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये परचेज कंसिडरेशन होता क्या है बता चुके हैं, लेकिन हम लोग इसका जो कैलकुलेशन है जो विभिन्न मेथड के माध्यम से, लमसम मेथड, नेट वर्थ मेथड, ये सब कैलकुलेट करेंगे अगले क्लास में। आज के सेशन में किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर बता सकते हैं। किन्हीं को कोई डाउट है? ओके।